नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस वैकेंसी में जो कि खुली है हरियाणा में, उनके पुलिस डिपार्टमेंट में। और टोटल जो पोस्ट हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। कुल मिलाकर के 6000 पोस्टों पर भर्ती होनी है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। डायरेक्ट भर्ती है भैया, ग्रुप सी कहलाता है ये, है ना। और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, है ना, इसके थ्रू होने वाला है। और ये वो यूआरएल एड्रेस है जहां पर आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पर मैं आपको सारी लिंक दे दूंगा तो परेशानी की जरूरत नहीं है। अब क्या मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं? तो आप देखिए ध्यान से, मेल के लिए 6000 तो टोटल पोस्ट है। 6000 में से मेल के लिए 5000 पोस्ट है। और कांस्टेबल की पोस्ट है ना, कांस्टेबल है, याद रखेंगे, कांस्टेबल है जनरल ड्यूटी। और फीमेल के लिए 1000 पोस्ट है। और आप बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हो कि जनरल के लिए मेल में कितना, फीमेल में कितना, एससी के लिए कितना, बीसीए के लिए कितना, बीसीबी के लिए कितना हो गया। ये बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी होती है ना। ये जो लोग जानते हैं वो जानते ही होंगे इसको, है ना। एक्स सर्विसमैन ईएसएम का मतलब ये हो जाता है ना। तो एक्स सर्विसमैन जनरल, एक्स सर्विसमैन एससी, एक्स सर्विसमैन बीसीए, एक्स सर्विसमैन बीसीबी, तो ऐसे करके बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई है ना। कैटेगरी वाइज आप इसे देख सकते हैं। फॉर्म को जो है भाई 20 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट है भरना, और 21 फरवरी तक आप इसे भर सकते हैं, सर 21 मार्च तक आप इसे भर सकते हैं। तो याद रखिएगा 20 फरवरी से 2024 से ये फॉर्म ओपन है, और 21 मार्च 2024 को ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे कैसे होना है भाई? फिजिकल, इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिजिकल, और एक और चीज़ होती है वो भी होगा। मैं बताऊंगा क्या क्या है। दौड़ वगैरह होगी, 2.5 किलोमीटर दौड़ाएंगे लड़कों को 12 मिनट में, 1 किलोमीटर लड़कियों को 6 मिनट में, और एक्स सर्विसमैन को दौड़ाएंगे 1 किलोमीटर 5 मिनट में। तो ये सब आपका तो होना ही होना है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका ना, मेजरमेंट किया जाएगा जब आपको, वो सब भी देखा जाएगा। इसमें कुछ काफ़ी सारी स्टेजेस रखी गई हैं, तो उन सब स्टेज बात करें। नॉलेज टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है। क्या क्या भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी रहेगी, वो देख लीजिए। देखिए 12वीं तो पास आप होने ही चाहिए किसी भी सूरत में। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब आप 10वीं में रहे हो ना, तो आपने हिंदी या संस्कृत से पढ़ाई की, एक सब्जेक्ट आपका हिंदी संस्कृत रहा हो। ठीक है ना। और ध्यान रखिए, मान लीजिए कोई बीई बीएड वाला है, बी बीएड वाला कह रहा है, या कोई हायर एजुकेशन वाला है, भाई 12th तक तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी गई है। 12th के ऊपर वाले बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 10वीं में उन्होंने या तो हिंदी या तो संस्कृत ली हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी, रिजेक्शन का बढ़ जाएगा चांस, है ना। फिर रिजेक्शन है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपका काम नहीं होगा। तो हायर एजुकेशन का सर कुछ परसेंटेज वेटेज मिलेगा? कोई वेटेज नहीं है यहाँ पे, साफ साफ लिखा हुआ नो एक्स्ट्रा वेटेज है यहाँ पर। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो 21,700 आपकी सैलरी बन जाएगी। 18 से 25 की उम्र अगर आपकी है ना, 18 से 25 साल की अगर आपकी उम्र है, तो आप इसे भर सकते हो, बड़े आराम से भर सकते हो भैया। ठीक है। और ये देखो जरा क्या क्या होना है क्वालिफाइंग टेस्ट में, आपको पता चल जाएगा। एक तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के होगा इसमें। साफ साफ लिखा देखो, शैल इनवाइटेड एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑब्टेन्ड बाय देम इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। फॉर किसके लिए भाई, क्या क्या होना है देखो जरा ध्यान से। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, देखो पीएमटी होगा, और आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये जो दोनों के दोनों आप देख रहे हो ना, ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब आप ये दोनों निकाल लोगे इनको, भाई पीएमटी आपको अलग से क्वालिफाई करना है, और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है फिजिकल वाला, उसको अलग से। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब इसी में दौड़ वगैरह है ना, इसी में दौड़ है, इतने मिनट में दौड़ के दिखाना है। और मेजरमेंट में क्या है वो अभी नीचे बताऊंगा। अपेंडिक्स बी में हालांकि ये सब कुछ लिखा हुआ है, अपेंडिक्स बी अगर नीचे होगा तो मैं उसको भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई आपकी। और सर तो फिर नंबर किसके होंगे? एक जब आप इन दोनों को पार कर लोगे तब आपका होगा नॉलेज टेस्ट। नॉलेज टेस्ट एक और है भाई, और ये जो है इसका जो वेटेज है 94.5% है भाई। 94.5% वेटेज है इसका पूरे इसमें, है ना। मतलब इसका वेटेज ज़्यादा, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे आपको, इसका ध्यान रखना है। ठीक है ना। ये एक चीज़ हो गई। तो ये सब कुछ था। अच्छा, फीस वगैरह मैं आपको बता दूं बिल्कुल निल है। देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए जरा, ये रहा, है ना। यहाँ देखो, ये देखो फीस की डिटेल्स यहाँ लिखी हुई हैं। नो फीस रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट एनी पोस्ट। किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है। 12 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आया था। 20 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन, और क्लोज हो जाएंगे ये 21 मार्च को। ठीक है, मैंने वही वही बार बार आपको बता के रख दिया है। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे चलते हैं ना। 6000 पोस्ट है, मिल गई कितनी है, सब आप समझ गए, उम्र आपने देख ली। ठीक है। हाँ, अब ये जैसे एससी एसटी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को 5 साल की जो है एक्स्ट्रा जो छूट मिल सकती है एज वाइज, ये उनके लिए है। लेकिन अब इन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस भर रहे हो तो आपको जो है अपनी कम्युनिटी का सर्टिफिकेट इनको दिखाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है। क्वालिफाइंग टेस्ट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं भैया, आपके फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है ना। अब देखिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में जिसका रिजल्ट है वो वेबसाइट पर ही, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड होगा।
ठीक है ना। अच्छा, इसको बहुत ध्यान सुनना क्योंकि इसमें OMR वगैरह भी है, कुछ गलती ना करो तो मैं उसको नीचे तक बताऊंगा, क्योंकि जो नॉलेज टेस्ट होना है ना, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, याद रखना नहीं है, ये पूरी की तरीके से ऑफलाइन टेस्ट होगा। और ऑफलाइन टेस्ट में अपन क्या भरते हैं बेटा, अपन भरते हैं OMR शीट, ठीक है, जिसमें अपने को पेंसिल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना होता है, पेन का इस्तेमाल करना होता है, गोले लगाने होते हैं, आप सब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन OMR शीट के नीचे 3 शीट और हैं, ठीक है। उन 3 शीटों, मतलब जैसे आप OMR शीट में कॉपी जो भी गोला लगाओगे ना, तो बाकी 2 में और हो जाएंगे, तो वो जो है वो बोर्ड के लिए है, सब वहाँ वहाँ जाना है, धीरे धीरे आपको सब समझाऊंगा, चिंता मत करिए। तो देखो, ओनली द कैंडिडेट है हु क्वालिफाई, जो इसको क्वालिफाई करेगा वही जाएगा, है ना, किसको, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट को जो क्वालिफाई कर लेगा वही जाएगा फिजिकल क्या नाम है इसका, स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो पहले आपको PMT को क्वालिफाई करना है, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे वो यहाँ से घर चले जाएंगे। फिर आपको PST में जाने का मिलेगा, फिर जो PST को क्वालिफाई कर लेंगे फिर उन्हें नॉलेज टेस्ट देने को मिलेगा। तो ये इसका पूरा क्रम है, ठीक है। ऐसे ही आप ये देखो, यहाँ पर ये भी बताया गया। अब PST मैंने आपको बता, देखो जो मेल को 2.5 किलोमीटर दौड़ाना है, लड़कियों को 1 किलोमीटर दौड़ाना है, और एक सर्विसमैन को 1 किलोमीटर दौड़ाना है। 2.5 किलोमीटर लड़कों को 12 मिनट में, 1 किलोमीटर लड़कियों को 6 मिनट के अंदर दौड़ लेना है, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ लेना, थोड़ा सा कम कर दिया। आप सबके भाई पैरों में या हाथों में ये लगा देंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, मतलब कौन पहले पहुंचा बाद में पहुंचा, ये सब आपके उसमें रिकॉर्ड रहेगा, कितना टाइम आपने लिया, टाइमर के लिए सॉरी, है ना, कितना आपने टाइम लिया उससे मतलब इसको, ठीक है सर। फिर PST का रिजल्ट अगेन ऑफिशियल वेबसाइट पे लगा देंगे, फिर जो इसे क्वालिफाई करेंगे वो आगे जाएंगे। तो आगे क्या होगा सर, अगला है बेटा नॉलेज टेस्ट, मैंने अभी आपको बताया था 94.5% वेटेज के साथ, इसका वेटेज इतना है ना। अब देखो, सबसे खतरनाक बात जानते हो इसकी क्या है, इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको इसमें एक तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले ही इन्होंने बोल दिया सारे क्वेश्चन टिक करने हैं आपको। अगर आपने एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो निगेटिव मार्किंग है, देख रहे हो आप, मतलब हद देखो आप। और कितना मार्क कटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना वो है 0.945 मार्क्स का, एक क्वेश्चन इतना है। तो अब ऐसे आप लगा लो 100 क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, तो आप समझ जाएंगे 94.5 हो जाएगा पूरा का पूरा, समझ गए ना, इतने मार्क्स का हो जाएगा ये। तो एक क्वेश्चन हो गया 0.945, एक क्वेश्चन के इतना है। और अगर आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग गलत होने पर नहीं है, क्वेश्चन को खाली छोड़ने पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है। क्वेश्चन आपको सारे टिक करके आने हैं। देखो जरा ध्यान से, जिन्होंने PMT यानी मेजरमेंट टेस्ट निकाल लिया और स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिया, उनको बुलाया जाएगा नॉलेज टेस्ट के लिए, ठीक है। नॉलेज टेस्ट में भैया देखो पूरी तरीके से आप ध्यान सुन लो, ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इक्वल नंबर का ही है ना, एक एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का मैंने बता दिया, टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे तो मैंने वो भी आपको बता दिया, है ना। अब इसमें ऐसा है कि इन्होंने बताया, अच्छा हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पेपर रहेगा, तो आप कोई भी अपना मीडियम चुन सकते हो। अगर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, है ना, कितने नंबर ले आए सर कि हम कंसिडर हो जाएं, कंसिडर होने का मतलब सिलेक्शन नहीं होता है, आगे की प्रोसेस के लिए कंसिडर मतलब आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं, पेपर जितने का भी, जैसे पेपर कितने का है 94.5 मार्क्स का है, इतना का कुछ अगर बता रहे हैं वो, तो इसका 50% निकाल लो, इतना अगर जनरल वाले ले आते तो हो जाएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी है वो 40% अगर ले आती तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब होता है, उनको कंसेशन मिल जाता है 10% का, तो जनरल के लिए इतना और बाकी रिजर्व के लिए इतना हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप नॉलेज टेस्ट वगैरह हो जाता है तो देखो कुछ यहाँ पर ना एडिशनल वेटेज भी दिया गया है भाई। सबसे ज्यादा वेटेज 94.5 किसका वेटेज है, 94.5 ये इसका वेटेज हो गया अपना, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे इसमें और कितना बचा 100% होने के लिए, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर बस 5.5 मार्क्स ही तो और बचा हुआ है, और तो कुछ बचा नहीं है एडिशनल वेटेज में। देखो जरा 5.5 है ना भाई, क्योंकि देखो 94.5 5.5 यहाँ पे लगा तो 5 5 10 की शून्य, हाई चल गई एक, ये कितना हो जाएगा 5 पर 10 की शून्य, हाई चल गई एक, ये हो जाएगा 10, ये देखो 100 नंबर हो गए यहाँ से, है ना, 100 नंबर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि सारा, तो देखो PMT PST तो कैसे हो गए, क्वालिफाइंग हो गए, उनको क्वालिफाई अलग अलग करके हमें पहुंचना पड़ेगा नॉलेज टेस्ट में। नॉलेज टेस्ट ऑब्जेक्टिव तरह का है। अच्छा, नॉलेज टेस्ट पूरी तरीके से ऑफलाइन पेपर है, OMR में भर के देना है हमको, पेंसिल से उसमें गोले नहीं लगाने होते, तुमको पता है, गोला अच्छे से भरना होता है, आजू बाजू नहीं फैलना होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जनरल कैटेगरी को पार करना है तो नॉलेज टेस्ट में उसे 50% लाने पड़ेंगे, और जो रिजर्व कैटेगरी में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, 10% का उनको कंसेशन मिल गया। सर बचा 5.5%, वो क्या है, वो एडिशनल वेटेज है। सर ये किसको मिलेगा, अब देखो 5.5 को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, 3 + 2.5 कर दिया। ये 3 किसके लिए, मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। अब एनसीसी का ए सर्टिफिकेट भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो क्या इसके मार्क्स मिल रहे हैं हमें, इनके मार्क्स आपको बिल्कुल छपे छपाए मिल रहे हैं। अगर आपका एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स का मिल जाएगा, 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बी सर्टिफिकेट है तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 मार्क्स को उन्होंने एनसीसी के सर्टिफिकेट को लिए रख दिया है, ये उनके लिए जो उनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। सर 2.5 मार्क्स कहां से आएंगे, ये आता है बेटा, ये आएगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, है ना। अभी सोशियो मतलब आपके सामाजिक आर्थिक
जो क्राइटेरिया उसको देखते हुए आएगा। अब इसके लिए बड़ी लंबी फहरिस्त है ना। 2.5 नंबर किसको मिलने वाले हैं और 2.5 नंबर किस किस को मिलने वाले हैं मैं वो बताऊंगा अभी, है ना। सोशियो इकोनॉमिक में कौन कौन आ जाएंगे, किसको ये मिलता है। पहले तो क्राइटेरिया ध्यान सुनिए, जो कैंडिडेट भर रहा है उसके खानदान में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1,08,000 से पूरी मतलब हर जगह से मिला लो, एग्रीकल्चर, गाड़ी, वाहन, जो भी, पूरे परिवार की इनकम 1,08,000 रुपए से, 1,08,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना, उससे कम होनी चाहिए। तो ऐसे परिवार को ये 2.5 मार्क्स दे देंगे। मतलब जो लड़का जैसे भर रहा है ना, जैसे मान लो मैं भर रहा हूँ, तो मेरे पापा, मेरे भाई, है ना, या कोई भी मेरे खानदान में है वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, तभी मुझे 2.5 नंबर का मिलेगा। इसी को कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक। मैं और बताऊंगा क्राइटेरिया आपको। अभी आपको ये समझना सर, नॉलेज टेस्ट आपने बोला 94.5% है ना, इस पर आपका ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन सेक्शन आएंगे, इसमें आएगा जनरल स्टडीज, इसमें आएगा जनरल साइंस, इसमें आएगा करंट अफेयर, इसमें आएगा जनरल रीजनिंग, इसमें आएगा मेंटल एप्टीट्यूड, इसमें आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आ जाएंगे। अच्छा, 10% क्वेश्चन जो हैं वो आपके रहेंगे कंप्यूटर से, और 20% क्वेश्चन जो है वो रहेंगे आपके हरियाणा के नॉलेज के बारे में, कि हरियाणा के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है ना, ये रहेगा भैया। अच्छा, सारा जो क्वेश्चन रहेंगे जितने आपने पढ़े, जनरल स्टडी है, जितना भी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब कुछ, ये 10+2 एग्जामिनेशन के लेवल पे रहेंगे, यानी जैसे 12वीं के कक्षा को कितना आना चाहिए उसके हिसाब से ये सब होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया 100 क्वेश्चन है सर, मिनट कितने मिलेंगे, 100 क्वेश्चन है 100 मिनट मिलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा 5 मिनट भी मिल जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा 5 मिनट भी मिल जाएगा, तो मिलेगा, सबको मिल रहा है ये। तो टोटल 105 मिनट आपके पास रहेंगे, 100 क्वेश्चन आपके सामने है। खाली कोई क्वेश्चन का अगर आंसर आपने नहीं लगाया, है ना, अगर आपने आंसर नहीं लगाया तो आपके नेगेटिव मार्क कटेंगे, और सारे लगा देते तो कोई नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा। ये इसका मतलब था, है ना। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो जरा, अन ईच एन अटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए डिडक्ट कर दिए जाएंगे इतना, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको मजाक के लिए लिखा हुआ है ना, वो वीरू जी बोलते हैं ना गाँव वालों, वैसा है। तो ये इसका मतलब है ना, वो मस्ती मजाक छोड़ो आप। अब आ जाओ भैया सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कौन आता है, देखो, है ना, यहाँ पर अब सब लिखा हुआ है। अब ये सबके लिए भैया 2.5 नंबर किसको चाहिए। तो पहला तो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया भैया, कि जो बंदा भर रहा है ना, नाइदर ही हिमसेल्फ, ना खुद ना उसके परिवार का कोई पर्सन पूरे फैमिली में। अब फैमिली को में क्या क्या आता है, चाचा दादा तक जाना है या कौन सी फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, मैं पहले आपको समझा दूं। देखो फैमिली के मायने कौन कौन आता है फैमिली, जैसे कि मान लो अगर वो मेल एप्लीकेंट है ना, अगर वो पुरुष है, तो एक तो वो खुद आ गया उसमें, उसके पिता आ गए उसमें, उसकी माँ आ गई, उसकी पत्नी आ गई, है ना, और उसके जो, और अगर उसके भाई हैं तो वो अनमैरिड होने चाहिए, और उसके बच्चे अगर हैं तो वो भी अनमैरिड होने चाहिए। तो अनमैरिड भाई और अनमैरिड बच्चे अगर हैं तो ये कहलाता है एक नॉर्मल मेल एप्लीकेंट का परिवार। तो इसे फैमिली माना जाएगा ना। चाचा ताऊ अब नहीं लिए इसमें, आपने देख लिया होगा। सर मान लो फीमेल है, तो फीमेल के लिए फिर उसमें वो खुद होनी चाहिए, उसके पिता होने चाहिए, उसकी माता होनी चाहिए, और उसके भाई अगर हैं तो उनकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए। सर मान लो फीमेल अगर मैरिड है, तो फिर क्या उसके लिए क्या फैमिली क्राइटेरिया, उसके फैमिली का क्राइटेरिया वो तो खुद, फिर उसके पति आ जाएंगे, उसके ससुर आ जाएंगे, उसकी सास आ जाएंगी, और उसके जो देवर हैं वो अनमैरिड होने चाहिए। लेकिन सर मान लो कि अगर उनका डाइवोर्स हो गया है ऐसी फीमेल का शादी होने के बाद, तो उसके में क्या आ जाएंगे, तब उसके में फिर सास ससुर का मामला तो हट ही जाएगा, है ना, देवर का मामला हट जाएगा, तो फिर कौन बचा, फिर वो खुद बचे, उसके पिता बचे। अब ये माना जाएगा कि वो अपने पिता के यहाँ रहती है ना, माँ बची, है ना, फिर उसके खुद के भाई जो है, और अगर उसका कोई बेटा है शादी के दौरान जो हुआ था, डाइवोर्स के बाद उसी के साथ रह रहा है, तो वो सबके सब अनमैरिड होने चाहिए, है ना। तो वहाँ पर देवर को और बच्चों को अनमैरिड था, तो यहाँ पर यही सेम कहानी चल रही थी, फीमेल के लिए हो गया, मेल के लिए हो गया, और फीमेल अनमैरिड वालों को, सबके लिए मैंने आपको बता दिया ये बात है, ठीक है ना। और तो इन सबको 2.5 नंबर मिलेंगे, देखो सबके लिए, इन सबके लिए, इसी को कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक, है ना, इसी को मिलना है 2.5 नंबर। तो ये 2.5 नंबर मिलने का क्राइटेरिया है ना। अब भाई मान लो ऐसी कोई विडो है, अब विडो मतलब ये हो गया इनके हस्बैंड जिंदा नहीं हो गए, है ना, नहीं हुए, तो नहीं है, तो देखो अब या तो हो सकता है भाई ऐसे के पास एक चाइल्ड हो, या हो सकता है कि सेकंड चाइल्ड उनके पास, सेकंड मतलब दो बच्चे हो गए। तो एक बच्चे या दो बच्चे वाली अगर ऐसे माँ है कोई, जिनके पिता अपनी खुद की उम्र 42 साल पूरा करने से पहले अगर गुजर गए, तो ऐसे को 2.5 नंबर फ्री मिलेंगे। दूसरा, अगर दो बच्चे हैं उनके पास, एक है या दो बच्चा जो भी है, और पिता की उम्र, पिता जो है वो खत्म हो गए, तब खत्म हो गए, जो बच्चा जो था वो 15 साल का भी नहीं हुआ था, तब भी 2.5 नंबर मिलेंगे। बस ये शर्त यह है कि आपकी एंट्री जो है वो परिवार पहचान पत्र में होनी चाहिए, है ना, 2.5 मार्क का ये हो गया, है ना। और अब ऐसी जातियां जो विमुक्त जातियां हैं, या तपरीवास है, या नोमैडिक जातियां जो कि ना मतलब एससी में आती है, ना ही और किसी बैकवर्ड में आती हैं, उनको भी 2.5 नंबर मिल जाएगा। समझ गया ना, इस तरह से ये काम होता है भाई, है ना। बाकी ये अब आपके मतलब का नहीं है, इसको आप जाने दो। और बस ठीक है, बाकी यहाँ से तो कुछ लेना देना नहीं है अब आपका, ठीक, ये हो गया कहानी।
ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह तो अब आपको ये सब आपको जानने की जरूरत है ना, जो जानने की जरूरत थी वो 2.5 नंबर वाला मामला था, वो क्या था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं आपको, है ना। और भाई ऐसा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है जो भी है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। मतलब कहीं और से भी पढ़ा है तो भी मतलब हरियाणा गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज करती हो, ये ध्यान रखना। मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो हर गवर्नमेंट उसको अलाउ करे। जैसे कि आपकी एनआईटी हो गई, अब तो कोई गवर्नमेंट उसको मना नहीं कर सकती, समझ गए ना आप। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ो, उसको ध्यान देना है कि वो हरियाणा गवर्नमेंट उसको मान्य करती है। और हेल्पलाइन नंबर भैया ये लिख लो तुम, 1800572899 भैया। बहुत अगर कुछ लगे फिर भी पूछना है, हेल्पलाइन नंबर है, जो डाउट है आप पूछो। 9 से 5 के, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आपको फोन लगाना है। अब ये नहीं कि आप रात के 10 बजे जागे, अब मैं 10 बजे फोन लगा रहा हूँ सर वो उठा नहीं रहे, गलत है बात, है ना। ये 9 बजे शुरू करते हैं, 5 बजे तक आपका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। अच्छा, फॉर्म भरने के बाद आपको जो है फाइनल प्रिंट निकाल के रख लेना है भैया, हार्ड कॉपी अपने पास रखनी, 2-3 रख लेना उसके साथ। और अलॉन्ग विद ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट, आपने ऑनलाइन फॉर्म में जब आप भर रहे थे जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए थे उन सबकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी का सेट बना भी होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, उस डॉक्यूमेंट को ये नहीं देखेंगे, ध्यान रखना, जो आपने अपलोड नहीं की होगी। तो अगर आपने सारी अपलोड की है तो सारी ले जाओ, नहीं अपलोड करिए। एक बार आपने फॉर्म भर दिया, करेक्शन की कोई डेट नहीं आई हुई है, मैं साफ बता दूं, है ना। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं है, इसलिए कुछ हार्ड कॉपी इनके सेंटर में मत भेज देना धोखे से भी, रिजेक्शन तो पहले ही पक्का हो जाएगा आपका। अब ये देखिए, ये सब इन्होंने बताया क्या क्या स्कैन करके आपको रख लेना है। तो भैया एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई, है ना। अगर आप कोई कम्युनिटी का फायदा उठा रहे हैं तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा, है ना। आपका अगर आप वेटेज क्लेम कर रहे हो तो फिर आपको सोशो इकोनॉमिक वाला मामला वो दिखाना। फोटोग्राफ स्कैन करके रख लो, सिग्नेचर रख लो। हायर क्वालिफिकेशन है तो उसकी स्कैन कॉपी रख लो आप, है ना। और जो लोग हरियाणा के रहने वाले हैं वो हरियाणा बोनाफाइड रेसिडेंट सर्टिफिकेट दिखाएं, जो नहीं है वो क्या दिखाएंगे, तो वो एप्लीकेबल उन्हीं के लिए लिखा हुआ है मेन तो। ठीक है। अब ये देखो, मैं ये कह रहा था आपसे, जो आपकी ओमार शीट है उसमें ना 3 फॉलियोज है। 3 फॉइल मतलब नीचे ना तीन एक तो आपकी ओमार शीट हो गई, और तीन एक दो चीजें और रहेंगी। एक क्या रहेगी, एक रहेगी उसके नीचे कमीशन कॉपी, और एक रहेगी कैंडिडेट कॉपी। तो कैंडिडेट कॉपी मतलब बनी बात है, कैंडिडेट खुद लेकर के जाएगा, उसे ओएमआर और कमीशन कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। किसी भी सूरत में, यहाँ देखो जरा, कैंडिडेट शैल नॉट मार्क, भैया कमीशन कॉपी पे कुछ भी मत लिख देना। जब आप वहाँ जाओगे तो आपको खुद दिख जाएगी वो कैसे दिखती है। और पेंसिल से तो गोदना ही नहीं है ना। मतलब ये है कि देखो, जैसे मान लो ये ओ एम आर शीट है, तो इसी के नीचे, है ना, इसी के पीछे नीचे की तरफ आपके कमीशन कॉपी भी रहेगी, और इस कमीशन कॉपी के नीचे आपकी कैंडिडेट कॉपी रहेगी। जब आप मान लो यहाँ पर जैसे ये 4 गोले दिए हुए, यहाँ पर गोला लगाओगे ना, तो इसमें गोला लगने के बाद कमीशन कॉपी और कैंडिडेट कॉपी में अपने आप को गोला लग जाएगा। कैंडिडेट कॉपी आपको मिल जाएगी, कमीशन कॉपी ओ एम आर कॉपी ये सेंटर को वापस चली जाएगी ना, फिर वो चेक करते रहेंगे उसको। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मुझे आपको देनी थी। बस बाकी जगह ये लिखा हुआ है कि भैया देखो, जो लोग ये क्या कहना चाहिए, रिजल्ट जो है आपका नॉलेज टेस्ट पर ही निर्भर करता है, आपको मालूम है ना। नॉलेज टेस्ट में आपका वेटेज, और मालूम है ना एडिशनल वेटेज जो था, दो ही तो वेटेज थे वहाँ पे, क्योंकि भाई जो आपका पीएमटी है और जो पीएसटी है वो तो क्वालिफाइंग है, वो तो क्वालिफाई कर करके आप पहले नॉलेज टेस्ट में पहुंचोगे, जो 94.5% वेटेज रखता है। फिर उसके बाद एडिशनल वेटेज आ जाता है ना। इसमें एनसीसी वाला आ जाता है मामला, और साथ में आपका आ जाता है सोशियो इकोनॉमिक वाला मामला आ जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 5.5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो इनको दोनों को मिला लो तो ये 100 मार्क्स हो जाते कैरी करते हैं। तो आपका जो क्या कहते हैं, मेरिट है ना, वो आपके नॉलेज टेस्ट के हिसाब से तैयार होगी। ये तो एक अनुदान नंबर है कि दे दिया किसी को कि भाई एनसीसी किया है तो हमने दे दिया, आप इस जगह से आते तो हमने आपको दे दिया। ठीक है, यानी कॉम्पिटिशन से 94.5 से ही है, तो आपको उसी में ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। रिजेक्शन के चांस भैया, एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं भरने हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। रिजेक्शन के चांसेस होते हैं एप्लीकेशन जब रिजेक्ट हो जाती है तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन मान लो आपने इनकम्प्लीट छोड़ दी, फाइनल सबमिट नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाएगी। आपने हिंदी या संस्कृत नहीं लेके रखा था 10th में, कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे वहाँ से, है ना। डज नॉट पॉजेस, अगर आपके पास उतने क्वालिफिकेशन ही इतना इसको भरने के लिए चाहिए कि 12वीं पास नहीं हो आप लेकिन 10वीं पास हो, तो आप भर लोगे, नहीं भर सकते आप, 12वीं पास मांगा है उसमें। ठीक है ना। और कैंडिडेट भैया अंडर एज होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ओवर एज होगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। लैक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो भी ये दिक्कत हो जाती है। बाकी ये जेल वगैरह लिखी है वैसे भी, अब तो चीटिंग विरोधक कानून आ गए। अच्छा, ये है भाई उनके लिए, जैसे मान लीजिए परफॉर्मा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम हरियाणा गवर्नमेंट फॉर, ये सोशियो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट क्राइटेरिया के मार्क्स के लिए है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप ये भर के, है ना, पीडीएफ दे दूंगा तो ये प्रिंट इतना निकाल लेना। अब मान लो भाई कोई नो जॉब सर्टिफिकेट, जिसके पास जॉब नहीं है, वो ये वाला पूरा सर्टिफिकेट भर के फिर पहुंचे। ठीक है। और ये हो गई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए, तो उनके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आता है, वो है वो। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर, अभी विडो
है ना सर्टिफिकेट है ये, तो ये उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप इसे भर सकते हो, है ना। और ये वीडियो सर्टिफिकेट हो गया फिर से, तो ये भी एक वही चीज़ हो गई। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड। अब ऐसे एप्लीकेंट जिनके पिता खत्म हो गए तो वो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, है ना। ये बोलने और सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता दोस्तों। सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज फादर हैज़ डाइड, ये ठीक है ना। अब उसमें क्या जाएंगे अपन। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा, है ना। तो बस तैयारी करिए और इसको ज़रूर भरिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, और उन ज़रूरतमंद लोगों को जिनको लगता है आपको कि भेजना चाहिए, ज़रूर भेजिए ना। आज आप मदद करेंगे तो वो मदद आपकी करेंगे। ये बात वीडियो के बढ़ाने या फैलाने की नहीं है, आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं आप सिर्फ मदद करने के लिए बैठा हुआ हूँ, है ना। आपका प्यार है जो मुझे खींच खींच करके लेकर के आता है और ये वीडियो मैं बनाता हूँ, है ना। इसीलिए मैं इतनी डिटेल में, आपको मालूम है पूरा पन्ना मैंने पढ़ा आपके लिए। यहाँ पर 23 पन्ने लिखे हुए हैं ना, 23 पन्ने पूरे मैंने पहले रीड किए ताकि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, है ना। फिर भी मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, है ना, तो मुझे बिल्कुल माफ़ करना आप सभी, है ना। देखिए, हो तो मैं भी इंसान ही, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट जाए या जो भी हो जाए, तो उसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ यहाँ पर, है ना। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल को जुड़े रहें मुझसे, क्योंकि मैं इस तरह की जानकारी यहाँ पर देता रहता हूँ, है ना। और बाकी किसी ज़रूरतमंद को जो समझना चाहे उसे आप इसे भेज सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और तैयारी करते रहें, नौकरी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताया करें। ठीक है, जय हिंद।